हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन A to Z चैनल पे। आज की इस क्लास में मैं लेके आई हूँ वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद। पिछली कक्षा में हमने वाक्य विचार के ही अंतर्गत वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंग से परिचय पा लिया है। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वाक्य के जो भेद होते हैं उसके ऊपर। आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या कुछ है। प्रयोग व संरचना या रचना के आधार पर। अब प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग या संरचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पर जो ये संरचना या रचना लिखा हुआ है इसका अर्थ यही है कि संरचना कहिए या रचना कहिए, बात एक ही है। प्रयोग व संरचना या फिर प्रयोग व रचना के आधार पर। पहला भेद है सरल वाक्य, जिसका एक अन्य नाम है साधारण वाक्य। जानते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। सरल या साधारण वाक्य में उपवाक्य नहीं होता है। पिछली क्लास में हमने परिचय पाया था कि उपवाक्य क्या होता है। जब एक ही विराम चिन्ह के अंतर्गत एक से अधिक वाक्य लिखे जाते हैं तो वे सभी उपवाक्य कहलाते हैं। आइए जानते हैं इसके उदाहरण को। चिड़िया उड़ती है। यहाँ पर जो चिड़िया है वो कर्ता है और जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। उड़ती क्रिया है सहायक क्रिया है। यह दोनों ही क्या है? विधेय है। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। यहाँ पर देखिए कर्ता जो है वो उद्देश्य हो गया और अन्य जो है वो विधेय के अंतर्गत आ गए हैं। दूसरा उदाहरण है नेहा और गीता खेल रही हैं। यहाँ कर्ता एक से अधिक है। क्रिया और सहायक क्रिया की स्थिति पूर्व के ही समान है, जैसे पहले उदाहरण में है वैसे ही यहाँ पर भी है। अब अंतर क्या हो गया है कि पहले उदाहरण में कर्ता तो एक दिख रहा है चिड़िया के तौर पर और यहाँ कर्ता 2 दिख रहे हैं, नेहा और गीता। फिर भी उद्देश्य की गिनती एक ही हुई है। ऐसा क्यों? इससे संबंधित नियम जानते हैं। जब वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और उनकी क्रिया समान हो तो सभी कर्ता एक ही उद्देश्य माने जाएंगे। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही सरल है। अगर कर्ता एक से अधिक है और उनके द्वारा किया जाने वाला क्रिया समान है, अर्थात नेहा भी खेलने का कार्य कर रही है और गीता भी खेलने का, इस प्रकार से दोनों की कर्ता द्वारा एक समान क्रिया की जा रही है, इसीलिए कर्ता की गिनती एक ही उद्देश्य के अंतर्गत होगी। सभी कर्ता एक ही उद्देश्य माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण है रवि पढ़ व लिख रहा है। यहाँ रवि तो कर्ता हो गया, कर्ता यानी कि उद्देश्य। पढ़ना और लिखना यहाँ पर 2 तरह की क्रियाएं हैं, क्रिया 1 और क्रिया 2 और सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर जो क्रिया है 2 क्रिया होने के बावजूद विधेय एक ही गिना गया है। अब यह किस प्रकार से? इससे संबंधित नियम जानते हैं। यदि वाक्य में क्रिया का एक से अधिक है और कर्ता समान है तो सभी क्रियाएं एक ही विधेय मानी जाएंगी। पूर्व के नियम से ही अगर हम इसे जोड़कर देखें, जैसे कर्ता एक से अधिक है और क्रिया समान है तो सभी कर्ता एक ही उद्देश्य गिने जाएंगे। और यहाँ पर ठीक विपरीत कि कर्ता तो एक है और क्रिया एक से अधिक है, यानी कि क्रिया समान है तो सभी क्रियाएं एक ही विधेय मानी जाएंगी। अगला उदाहरण है नेहा गीता व रवि पढ़ व लिख रहे हैं। अब यहाँ पर कर्ता भी एक से अधिक है और क्रिया भी एक से अधिक है, फिर भी उद्देश्य एक ही गिना गया है और विधेय एक ही गिना गया है। इससे संबंधित नियम जानते हैं। यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता व क्रिया है और प्रत्येक कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य या क्रिया समान हो
तो सभी कर्ता एक ही उद्देश्य व सभी क्रियाएं एक ही विधेय मानी जाएंगी। यहाँ तक हमने जाना कि सरल या साधारण वाक्य किस प्रकार के होते हैं और जो सरल या साधारण वाक्य होते हैं उनके भिन्न भिन्न प्रकार किस प्रकार के बनते हैं, कैसे उद्देश्य और विधेय इनको हम वाक्य में गिनते हैं और एक वाक्य सरल है या साधारण है इसकी हम पहचान करते हैं। यहाँ तक हमने परिचय पा लिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जब दो या अधिक साधारण और स्वतंत्र उपवाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। साधारण व स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने वाले योजक समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। पूर्व की कक्षा में हम बहुत भली भांति परिचित हो चुके हैं कि समुच्चय बोधक योजक या अवयव कौन से होते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। ऐसे योजक के उदाहरण हैं तब, और, वरना, एवं, परंतु, इसलिए, तथा, अन्यथा आदि। यदि साधारण व स्वतंत्र उपवाक्य योजक द्वारा ना जुड़कर अल्प विराम चिन्ह द्वारा जुड़े हुए हैं तो वे भी संयुक्त वाक्य ही कहलाएंगे। एक बार पुनः इस बात को ध्यान से समझिए। यदि साधारण व स्वतंत्र उपवाक्य योजक द्वारा ना जुड़कर अल्प विराम चिन्ह द्वारा जुड़े हुए हैं तो वे भी संयुक्त वाक्य ही कहलाएंगे। यानी कि एक तो पहचान के लिए यह हो गया कि जो योजक द्वारा जुड़े हों, जैसे यहाँ पर जो योजक दिए गए हैं। दूसरे, यदि योजक ना हो तो उसके स्थान पर क्या होगा? अल्प विराम का चिन्ह होगा। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण से समझते हैं किस प्रकार से योजक द्वारा जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य। वह बाजार गया और उसने फल खरीदा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वह बाजार गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने फल खरीदा। यह दोनों ही साधारण व स्वतंत्र उपवाक्य हैं। साधारण व स्वतंत्र उपवाक्य हैं। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है यह क्या है? योजक है। अगला उदाहरण, रीता को बुखार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। यहाँ पर इसलिए क्या है? योजक है। और इससे पहले और इसके बाद में लिखे गए वाक्य साधारण व स्वतंत्र उपवाक्य हैं। मैंने ट्रेन की प्रतीक्षा की परंतु ट्रेन नहीं आई। परंतु जो है योजक है। इससे पहले और बाद में लिखा गया उपवाक्य साधारण व स्वतंत्र उपवाक्य है। क्या सोचा था? अल्प विराम। क्या हो गया? यहाँ पर जो अल्प विराम है यह भी इस बात की सूचना दे रहा है कि ये जो पूरा वाक्य है यह संयुक्त वाक्य है। तीसरा भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य होते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। प्रधान उपवाक्य एक ही होता है जबकि आश्रित उपवाक्य अनेक हो सकते हैं। ये उपवाक्य आपस में योजक द्वारा जुड़े होते हैं। अब किस प्रकार के योजक द्वारा जुड़े होते हैं तो यह जान लेते हैं कि, क्योंकि, जो, जिसे, जिन्हें, जितना, जिसका, जैसे, जैसे जैसे, ज्यों ज्यों, जैसा वैसा, इसलिए, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, जिसकी, उसकी, जब, तब, अगर, यदि, जहाँ, वहाँ इत्यादि। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ मिश्र वाक्य होते हैं। सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियों से हम परिचित हैं, वे सभी किस प्रकार के वाक्य के अंतर्गत आते हैं तो मिश्र या मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। प्रधान उपवाक्य का पहचान। अब जैसा कि यहाँ पर जिक्र हुआ है कि एक तो प्रधान वाक्य होगा मिश्र वाक्य में और अन्य सभी क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य होंगे। तो जान लेते हैं कि प्रधान उपवाक्य की पहचान संबंधी बिंदु क्या है। किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता अर्थात स्वतंत्र होता है वह प्रधान उपवाक्य होता है।
प्रधान उपवाक्य में कर्ता व क्रिया मौजूद होते हैं, अर्थात उद्देश्य व विधेय रहते ही हैं, अर्थात प्रधान उपवाक्य साधारण वाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य जो होता है उसकी पहचान किस प्रकार से की जाएगी, तो एक अन्य बिंदु यह भी है कि उसमें एक तो उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, यानी कि उसमें साधारण वाक्य होने का गुण मौजूद होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आश्रित उपवाक्य का पहचान संबंधी नियम है। किसी वाक्य में जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है अर्थात स्वतंत्र नहीं होता एवं किसी न किसी योजक से जुड़ा होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। अब प्रधान उपवाक्य की ठीक विपरीत यहाँ बात लिखी गई है कि जहाँ तो प्रधान उपवाक्य निर्भर नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, वहीं आश्रित उपवाक्य निर्भर होता है और स्वतंत्र नहीं होता है। प्लस इसकी एक और बात है कि यह योजक द्वारा जुड़ा होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इनका आरंभ योजक शब्दों से होता है। अब इन्हीं बातों को हम उदाहरण में समझते हैं। रामदेव बाबा ने कहा कि प्रतिदिन योग करना चाहिए। यहाँ पर रामदेव बाबा कर्ता यानी कि उद्देश्य, ने कहा यानी कि क्रिया, विधेय, की योजक हो गया, प्रतिदिन योग करना चाहिए, क्रिया आश्रित उपवाक्य। अब देखिए बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को समझिएगा कि यह जो वाक्य है किस प्रकार से प्रधान उपवाक्य है और यह जो वाक्य है किस प्रकार से आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य के गुण होते हैं कि वह साधारण वाक्य होगा, यानी कि उसमें एक कर्ता यानी कि उद्देश्य और एक विधेय यानी कि क्रिया मौजूद होंगे। जबकि आश्रित उपवाक्य में ऐसा कुछ हो यानी कि साधारण वाक्य का गुण मौजूद हो यह आवश्यक नहीं। तो हम देखेंगे कि कहाँ उद्देश्य और विधेय दोनों ही मौजूद हैं। तो पहला जो वाक्य है या उपवाक्य है तो यहाँ पर कर्ता और क्रिया यानी कि उद्देश्य और विधेय दोनों ही मौजूद हैं, तो यह हो गया साधारण वाक्य। जैसे ही यह साधारण वाक्य हुआ यह बन गया प्रधान उपवाक्य और योजक से आरंभ हो रहा है, यह क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। इसमें कर्ता नहीं है यानी कि उद्देश्य नहीं है यानी कि जब एक उद्देश्य और एक विधेय की कंडीशन पूरी ही नहीं हुई है तो यह साधारण वाक्य नहीं बनेगा, और साधारण वाक्य नहीं बनेगा तो प्रधान उपवाक्य की श्रेणी में भी नहीं आएगा। इसलिए स्पष्ट है कि यहाँ से यहाँ तक जो वाक्य है रामदेव बाबा ने कहा यह तो हो गया प्रधान उपवाक्य और यहाँ से यहाँ तक यह क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। अगला उदाहरण देखते हैं। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह कर्ता हो गया यानी कि उद्देश्य मिल गया हमें, आया क्रिया हो गया यानी कि विधेय भी मिल गया, क्योंकि योजक प्राप्त हो गया, वह कर्ता हो गया, बीमार है। अब कर्ता तो मिल गया लेकिन विधेय कहाँ है, उद्देश्य तो मिल गया कर्ता के रूप में लेकिन विधेय कहाँ है, विधेय नहीं है, यानी कि यह आश्रित उपवाक्य हो गया। प्लस ये योजक द्वारा जुड़ा हुआ है, यह भी एक कंडीशन यानी कि शर्त पूरी हो रही है आश्रित उपवाक्य की, और यहाँ कर्ता यानी कि उद्देश्य, क्रिया यानी कि विधेय मौजूद है, तो यह बन गया साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य के साथ ही यह किस श्रेणी में आ गया, प्रधान उपवाक्य की श्रेणी में आ गया। अगला उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह एक प्रकार की लोकोक्ति है। हम जानते हैं कि लोकोक्ति जो होती है या मुहावरे जो होते हैं वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यहाँ पर प्रधान उपवाक्य कौन सा है। तो ऐसी स्थिति में जो लोकोक्ति या मुहावरे दिए होते हैं
उससे संबंधित यहाँ पर एक नियम है कि जब मिश्र वाक्य के सभी उपवाक्य योजक से आरंभ हो तो अंतिम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। यह भी योजक है, यह भी योजक है, और जो अंतिम उपवाक्य होता है वही प्रधान उपवाक्य होता है। आगे बढ़ते हैं। यह अगला चैप्टर हो जाएगा हमारा। आज की इस क्लास को यहीं रोकते हैं और आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए लाभपूर्ण रहेगी। अगर यह वीडियो आपको अपने लिए यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।